आज की क्लास में हम बात करेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मतलब रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। रन टाइम का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो हम दो टाइप से मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं हम कंपाइल टाइम पर और एक हम कर सकते हैं रन टाइम पर, मतलब जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो जो कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेशन होती है उसे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन भी बोला जाता है, और जो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन होती है उसे क्या बोला जाता है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बोला जाता है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर जो हमारी डेटा स्ट्रक्चर होती है उसे हम रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं, रीएलोकेट करवा सकते हैं, और जो मेमोरी हमने उस डेटा स्ट्रक्चर को प्रोवाइड की है उसे फ्री भी करवा सकते हैं। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्रोवाइड several functions to allocate, reallocate and free the memory at a run time। मतलब रन टाइम के ऊपर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि जो हमने एरे बनाना है वो कितने साइज का बनाना है, और उसको ऑन द स्पॉट डायनेमिकली हम क्या दे पाएंगे? मेमोरी दे पाएंगे। ये एग्जांपल था एक एरे के लिए। इसी तरीके से हम बाकी डेटा स्ट्रक्चर के लिए भी कर सकते हैं। इट enabling flexible management of memory according to the program's need। मतलब प्रोग्राम की डिमांड के अकॉर्डिंग रन टाइम पर हम मेमोरी को एलोकेट और डी एलोकेट करा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो किसका है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर हम यहाँ पर टोटल 4 फंक्शन पढ़ने वाले हैं। उन चारों फंक्शंस को पढ़ेंगे, उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे, उनके एग्जाम्पल को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं मैलोक फंक्शन के बारे में। मैलोक फंक्शन क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। मतलब क्या करेगा? जब भी आप मैलोक फंक्शन लगाएंगे तो रन टाइम पर मेमोरी तो लोकेट करवाएगा, लेकिन सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी अपने को देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो भी आपको मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होगा उसको ये इनिशियलाइज नहीं करेगा, मतलब गार्बेज वैल्यू बाय डिफॉल्ट अपने को देखने को मिलती है। इट डज नॉट इनिशियलाइज मेमोरी एट ए एग्जीक्यूशन टाइम। मतलब जब भी आपको जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हुई है एग्जीक्यूशन टाइम पे ही हुई है, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी की बात हो रही है। तो कंपाइल टाइम पे कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ एग्जीक्यूशन टाइम पे हो रहा है। तो हमें गार्बेज वैल्यू देखने को मिलेगी यहाँ पर। और अगर हमारा वो मेमोरी ब्लॉक जो है वो एलोकेट नहीं हुआ, मेमोरी इनसफिशिएंट होने के कारण या किसी अदर रीजन के कारण, तो ये जो फंक्शन होता है वो क्या रिटर्न करता है? नल वैल्यू को रिटर्न करता है। और अगर मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हो गया तो क्या करेगा? उस मेमोरी एड्रेस का जो बेस एड्रेस होगा या जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो रिटर्न करेगा। कौन? ये मैलोक फंक्शन। तो उसके सिंटैक्स की अगर हम बात करते हैं तो मैलोक लिखना है आपने, और यहां पर आपको बाइट में साइज बताना है। लाइक आपने लिखा मैलोक, मैलोक के अंदर आप जितना भी साइज देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हमने दे दिया 8 बाइट का हमें साइज देना है। यहां पर हम बताएंगे कि कास्ट का टाइप, मतलब किस टाइप का चाहिए, कास्टिंग किस टाइप की चाहिए, इंटीजर में चाहिए, फ्लोट में चाहिए, उस तरीके से आपने बताना है। लाइक हमने दे दिया इंट टाइप का चाहिए, और इस तरीके से हमने यहाँ पर एक पॉइंटर का नाम दे दिया कि इस के अंदर 8 बाइट का जो स्पेस होगा, 8 बाइट का जो ये स्पेस होगा जो क्रिएट होगा, उसका जो ये बेस एड्रेस होगा, मान लेते हैं ये 1000 है और यहाँ पर आपका 1008 होगा। तो ये जो 1000 जो एड्रेस होगा वो किस में चला जाएगा? पीटीआर के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से मैलोक फंक्शन क्या करता है? एक सिंगल ब्लॉक क्रिएट करने का काम करता है। किसका? मेमोरी का। कब? रन टाइम के ऊपर। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं मैलोक फंक्शन को। सबसे पहले देखिए, ये जो फंक्शन है डायनेमिक मेमोरी के जितने भी फंक्शन हम पढ़ेंगे उसके लिए हमें एक हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट रहेगी, stdlib। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है ये एक हेडर फाइल है जो कि हमें की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसको एक इंक्लूड करना है आपने। आगे देखते हैं। सबसे पहले हमने एक पॉइंटर बना लिया इंटीजर टाइप का। हमने 2 वेरिएबल लिए n और i। इनका यूज अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम एक एरे बनाते हैं, और एरे का जो साइज होगा वो हम यूजर से रन टाइम पे पूछेंगे, और जितना भी साइज यूजर हमें बताएगा उतने साइज हम क्या करवाएंगे? रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। एक तो क्या होता है कि हमने अपनी तरफ से साइज जो भी देना था एरे को दिया, और उतनी मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट करवा दी, जो कि हम नॉर्मल प्रोग्राम में करते हैं। अब हम यूजर से पूछेंगे, यूजर रन टाइम पे हमें बताएगा, मतलब जब प्रोग्राम चल रहा होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तब यूजर बताएगा कि कितना साइज का चाहिए, और उसी टाइम पे हम मेमोरी एलोकेट कराएंगे।
तो हमने पूछा एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कितने एलिमेंट्स का आपको एरे चाहिए। स्कैन ऑफ करवा के हमने एन के अंदर वो वैल्यू डलवा ली, तो एन के अंदर क्या आ चुका है, एरे का साइज आ चुका है कि भाई आपको जो एरे बनाना है उसका साइज क्या लेके चलना है, ये चीज का ध्यान में रखिए। मैलोक फंक्शन लगाया, मैलोक फंक्शन के अंदर हमें पता है कि क्या देना होता है, ब्रैकेट के अंदर टोटल बाइट ऑफ साइज, कितना हमें साइज चाहिए, कितना ब्लॉक हमें बनाना है। तो हमें पता है कि हमें इंटीजर टाइप का एरे बना रहे हैं, तो साइज ऑफ इंट में क्या आएगा, साइज ऑफ इंट की वैल्यू आ जाएगी 4, और मान लेते हैं कि यूजर ने क्या वैल्यू एंटर करी होगी, लाइक एन की वैल्यू मान लेते हैं 5 एंटर करी होगी, तो 5 इंटू 4 मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो एन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कौन एंटर करेगा, यूजर एंटर करेगा, तो कुछ भी हो सकती थी, लाइक मैंने 5 माना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट ये तो फिक्स वैल्यू है, आप यहां पर चाहो तो 4 भी लिख सकते थे, तो ये मैलोक के अंदर आ जाएगा। इंटीजर टाइप का हमने ले लिया, और ये पीटीआर के अंदर क्या आ जाएगा, इस जो मेमोरी ब्लॉक का क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग बेस एड्रेस पीटीआर के अंदर आ जाएगा। अब हमें मैलोक फंक्शन के लिए स्टार्टिंग में थ्योरी में पढ़ा था कि अगर हमें ये जो मेमोरी ब्लॉक है वो हमें एलोकेट नहीं होता है, मेमोरी इनसफिशिएंट होने के कारण या किसी अदर रीजन से, तो हमें पीटीआर के अंदर क्या मिलेगा, नल देखने को मिलेगा। तो हमने लिखा इफ पीटीआर की वैल्यू इक्वल्स टू नल आती है, तो मतलब मेमोरी नॉट एलोकेटेड, और स्लैश एन लगा दिया हमने कि मेमोरी हमें एलोकेट नहीं हुई है और हम एग्जिट कर जाएंगे। और अगर पीटीआर की वैल्यू नल के इक्वल नहीं आती है, मतलब क्या हुआ है, हमें ये फंक्शन सक्सेसफुली रन हो गया और हमें एक मेमोरी ब्लॉक क्या हो गया, एलोकेट हो गया। तो एल्स के अंदर हमने क्या लिख दिया, मेमोरी एलोकेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम इस एरे के अंदर क्या करते हैं, वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं। हमने कोई भी एरे, जो भी साइज था हमारे एरे का, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल के लिए इसका 5 का साइज मान के चल रहा हूं, तो हमने एक लूप लगाया, क्योंकि एरे के अंदर अगर वैल्यू डालनी है तो आपको पता है लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप लगाया, आई की वैल्यू 0 से लेकर लेस देन एन तक लेके चले, आई प्लस प्लस कर दिया। कुछ भी वैल्यू डाल सकते थे, ये वाली जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ये अपनी तरफ से लिखी है, आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने आई प्लस 10 कर दिया, आई की वैल्यू लाइक स्टार्टिंग में 0 होगी तो 0 प्लस 10, तो पहले 10 वैल्यू एंटर हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो 11 हो जाएगी, फिर 12 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी। यूजर ने जितना भी एन का साइज बताया होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू प्लस होती चली जाएगी, और वैल्यू किस में जाएगी, पीटीआर प्लस आई में जाएगी। पीटीआर प्लस आई का मतलब आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, तो हमारे पास में क्या चला जाएगा, पीटीआर के एस्ट्रिक, मतलब क्या होगा, पीटीआर जो हमारा ब्लॉक तैयार हुआ था, जितना भी एन की वैल्यू बताई होगी उसके 4 बाइट्स के आप बना लीजिए। तो पीटीआर का जो बेस एड्रेस था, मतलब क्योंकि पीटीआर प्लस 0 में जा रही है पहली वैल्यू, तो जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी वो इसके अंदर चली जाएगी। अगली वैल्यू पीटीआर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू जैसे ही 1 होगी प्लस प्लस करने पर, तो पीटीआर प्लस 1 का मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर हम लिखते हैं पीटीआर, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या रहेगा, पीटीआर प्लस 1 रहेगा। इसका मतलब क्या रहेगा, पीटीआर प्लस 2 रहेगा, इस तरीके से। तो इनके अंदर हमने वैल्यू डलवा दी, पहले में जैसे कि 10 आ गया, दूसरे में 11 आ गया, फिर 12 आ गया, इस तरीके से आगे वैल्यू हो जाएगी। फिर अब हमने क्या किया, इन वैल्यूज को क्या करवा दिया, स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करा दिया प्रिंट एफ लगाकर, वापिस से फॉर लूप लगा दिया हमने, और पीटीआर प्लस आई को क्या करा दिया, प्रिंट करवा दिया। आई की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, पीटीआर की वैल्यू, फिर पीटीआर प्लस 1 की वैल्यू, पीटीआर प्लस 2 की वैल्यू, इस तरीके से पॉइंटर की जो वैल्यू होगी वो हमें स्क्रीन पे क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं किस तरीके से आएगा। जैसे कि यूजर ने एन की वैल्यू क्या एंटर कर दी, 5 एंटर कर दी है, मैंने ऑलरेडी इसको रन कर लिया है, तो हमें स्क्रीन पे मैसेज आएगा मेमोरी एलोकेटेड सक्सेसफुली का, क्योंकि ये वाला मैसेज जो था मेमोरी एलोकेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। और फिर हमें स्क्रीन पर 5 वैल्यूज देखने को मिलेगी, 10, 11, 12, 13 और 14, इस तरीके से वैल्यू देखने को मिलेगी। तो ये प्रोग्राम था मैलोक का, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रन टाइम पे हमने डिसाइड किया कि एरे का साइज कितना होना चाहिए। अगर एरे का यहाँ पर साइज हमने 5 एंटर किया तो हम 5 वैल्यूज तक लेके जा पाए, और 6 करते तो 6 का एलोकेट हो जाता। डायनेमिकली हमने मेमोरी को एलोकेट करवाया। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं कैलोक की। मैलोक से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन इसमें डिफरेंस रहेगा। पहला डिफरेंस तो यह है कि जो मैलोक फंक्शन है वो सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट करवाते हैं। यहां पर क्या होगा, मल्टीपल ब्लॉक ऑफ रिक्वेस्टेड मेमोरी, मतलब एक सिंगल ब्लॉक नहीं मिलेगा, मल्टीपल ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे आपको मेमोरी के। पहला डिफरेंस तो मैलोक और कैलोक में रहेगा, वहां पर सिंगल ब्लॉक था, यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉक हो गया।
दूसरा अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो वहां पर आपने देखा था कि कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की जाती है जब भी ब्लॉक एलोकेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सबको वैल्यू क्या एलोकेट होती है, 0 वैल्यू मिलती है। वहां पर क्या मिल रही थी, गार्बेज वैल्यू मिल रही थी। और अगर हमारा जो मेमोरी ब्लॉक है वो एलोकेट नहीं हुआ तो वहां पर भी हमें नल देखने को मिल रहा था रिटर्न में, यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, नल देखने को मिलेगा। तो ये था कैलॉग के बारे में एक बेसिक सा हमने पढ़ा। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में भी आपको डिफरेंस मिलेगा। वहां पर हम यहाँ पर टोटल साइज लिखते थे, सीधा लिखते थे 20 है 30 है, जो भी हमें साइज चाहिए था। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि भाई कितने ब्लॉक्स चाहिए, n ब्लॉक चाहिए, और ईच ब्लॉक का साइज कितना चाहिए। मान लो कि हमें कैलॉग लिखा हमने, हमें 5 ब्लॉक्स चाहिए और ईच ब्लॉक का साइज हमें 4 चाहिए। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे कि 5 ब्लॉक बनने चाहिए और ईच ब्लॉक कितने का बनना चाहिए, 4 के साइज का बनना चाहिए। लेकिन वहां पर कैसे लिखते थे, हम सीधा लिखते थे malloc 20, कि टोटल 20 का एक सिंगल ब्लॉक हमें एलोकेट करवा दिया जाए। आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने वही एक पॉइंटर लिया, n की वैल्यू अब की बार हमने यूजर से ना पूछकर सीधा फिक्स कर दिया ताकि आपके लिए थोड़ा प्रोग्राम छोटा हो जाए। n की वैल्यू 5 रख ली है। हमने कैलॉग फंक्शन लगाया, n की वैल्यू हमने जैसे कि 5 फिक्स कर ली है, यूजर से अब की बार नहीं पूछा है। और साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये चाहो तो आप यूजर से भी रन टाइम पे भी पूछ सकते थे कि n की वैल्यू कितनी हमने लेकर चलनी है। तो 5 और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई है, 4 हो गई है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा पीटीआर के अंदर बेस एड्रेस आ जाएगा किसका, ये टोटल 5 ब्लॉक्स का। मतलब हमारे पास में कुछ इस तरीके से पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, इस तरीके से करके हमारे पास में टोटल कंटिन्यूअस 5 ब्लॉक्स हमारे पास में रेडी हो जाएंगे। और ईच ब्लॉक का जो साइज होगा वो 4 बाइट्स का रहेगा हमारे पास में। और ये जो बेस एड्रेस होगा ये वाला, वो हमें कहां पर पहुंच जाएगा, पीटीआर के अंदर आ जाएगा। अगर पीटीआर की वैल्यू नल आती है तो हम क्या समझेंगे कि मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। और अदरवाइज क्या होगा कि एल्स में हम लिखेंगे कि मेमोरी एलोकेटेड सक्सेसफुली। सेम हमने क्या किया, उसके अंदर वैल्यू डलवा दी है और वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी किया था। हमें आउटपुट के अंदर भी देखिए वही वैल्यू 10, 11, 12, 13 एंड 14 देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने सेम ही प्रोग्राम बनाया हुआ है। जस्ट हमने चेंजेस कहां पर किए है, इस पॉइंट पे आके चेंज किया कि कैलॉग फंक्शन लगा दिया malloc की जगह पर। ये n की वैल्यू जो थी हमें डायनेमिक लेनी है क्योंकि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक बार के लिए वैल्यू को फिक्स कर दिया ताकि आपके लिए थोड़ा प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। आगे बात करते हैं हम रीअलोक फंक्शन की, कि जो हमने मेमोरी malloc और कैलॉग फंक्शन से किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को दी है। अब मान लेते हैं कि रन टाइम पे वो मेमोरी इनफ नहीं है, मेमोरी या तो हमें कम चाहिए थी या ज्यादा चाहिए थी, तो हम वैल्यू मेमोरी को क्या कर सकते हैं, रीएलोकेशन भी करवा सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक एरे था, उस एरे को हमने 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट कर दी, चाहे तो malloc से कर दी चाहे कैलॉग से कर दी। लेकिन हमें तो 30 की रिक्वायरमेंट थी या हमें 10 की रिक्वायरमेंट थी। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, हम रीअलोक फंक्शन लगाकर इस 20 वाली मेमोरी को नल करके हम 30 वाली मेमोरी या जो 10 वाली मेमोरी जो भी हमें रिक्वायर्ड होगी उसे रीअलोकेट करवा देते हैं। वो किस फंक्शन के थ्रू होगा, रीअलोक फंक्शन के साथ में होगा। कैसे करना होगा, रीअलोक फंक्शन है, इसके अंदर हम सबसे पहले पॉइंटर पास करेंगे। ये पॉइंटर उस एरे का होगा या उस मेमोरी ब्लॉक का होगा जो हमारे लिए इनसफिशिएंट रहा था या जिसे हम रीसाइज करना चाहते हैं। जो हमने पहले एरे मान लेते हैं जो कि हमने क्या किया था, यह मेमोरी ब्लॉक जो कि हमने 20 के साइज का बनाया था, जिसे कि हम चेंज करके 30 या चेंज करके 10 करना चाहते हैं। तो ये जो 20 साइज का जो मेमोरी ब्लॉक था, इसका जो बेस एड्रेस था, वो बेस एड्रेस का जो पॉइंटर होगा वो हम यहाँ पर पास करेंगे। और न्यू साइज जो भी हम चाहते हैं, न्यू साइज हम जो भी 30 चाहते हैं या 10 चाहते हैं, जो भी हम साइज चाहते हैं वो हम यहाँ पर पास करेंगे। मतलब ओल्ड का एड्रेस और न्यू साइज यहाँ पर रीअलोकेट में पास करेंगे और हमें क्या मिलेगा, एक नया मेमोरी ब्लॉक मिल जाएगा और वो नए साइज के साथ में मिल जाएगा। उसका जो बेस एड्रेस होगा वो हमें ये जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। और अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, अगर वही सेम बात, अगर हमें वो एड्रेस का सेम साइज का, मतलब जितना हमें मेमोरी चाहिए थी उतनी मेमोरी अगर हमें नहीं प्रोवाइड कर पाता है या नहीं एलोकेट कर पाता है तो हमें क्या मिलेगा, नल देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक malloc फंक्शन लगाकर साइज ऑफ इंट मतलब 4
इंटू में 2, 4 इंटू 2 मतलब 8, मतलब हमने 8 बाइट का क्या कर लिया, एक मेमोरी ब्लॉक बना लिया। क्योंकि मेलोक है तो सिंगल ब्लॉक मिलेगा मेमोरी का। मान लेते हैं ये हमारे पास में 1000 है, ये 1008 तक का हो गया। और इसका जो बेस एड्रेस होगा वो किस में चला जाएगा, पीटीआर के अंदर चला जाएगा, क्योंकि हमने मेलोक फंक्शन पहले से पढ़ लिया है। ठीक है, और एक हमने नया पॉइंटर बना लिया पीटीआर न्यू नाम से। ठीक है, पीटीआर के अंदर हमने क्या वैल्यू डलवा ली, 10 वैल्यू डलवा ली, तो ये हमारे पास में 10 वैल्यू आ गई। दूसरे में पीटीआर +1 के ऊपर हमने किया हुआ है, तो यहाँ पर 20 वैल्यू हमारे पास दूसरे में चली गई है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था कि हमें एरे जो था वो 3 के साइज का चाहिए था, मतलब अभी हमारे पास 2 के साइज का था, हमें 3 का चाहिए था। तो हमने क्या किया, रीएलोक फंक्शन लगाया, ओल्ड का एड्रेस का पॉइंटर पास किया जिसके अंदर बेस एड्रेस था, और हमने यहाँ पर क्या दे दिया, साइज ऑफ इंट मतलब 4 इंटू 3 दे दिया, दैट इज 12 दे दिया। आप सीधा 12 भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो हमने पहले 8 वैल्यू दी हुई थी, अब हमने क्या दे दी है, 12 वैल्यू दे दी है। तो ये जो पीटीआर था ये वाला हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये मेमोरी जो होगी वो हमारी फ्री हो जाएगी, नल हो जाएगी, इसको तो फ्री करवा देंगे। और एक हमें नया क्या मिल जाएगा, ब्लॉक मिल जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास में टोटल कितना होगा, 12 का साइज होगा। ये कितना बाइट का रहेगा, 12 बाइट के साइज का हमें एक नया मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हो जाएगा। कुछ भी इसका बेस एड्रेस हो सकता है, लाइक 4000 से हमारा ये स्टार्ट होगा और 4012 तक ये हमारे पास में होगा। और इसके हमने क्या किया, पहले में हमारे पास में 10 वैल्यू पड़ी थी, दूसरे में 20 थी, और तीसरे के अंदर इसने क्या वैल्यू कर देगा, 30 वैल्यू हमारी हमने डलवा दी। पीटीआर न्यू के +2 के अंदर हमने क्या कर दिया, 30 वैल्यू डलवा दी। और वही हमने क्या करा दिया, प्रिंट करवा दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, पीटीआर न्यू +i रख दिया, i की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी, तो हमारी ये जो 10 वैल्यू होगी स्क्रीन पे दिखाई देगी, फिर 20 वैल्यू स्क्रीन पे दिखाई देगी, और देन 30 वैल्यू हमें स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगी। तो जो हमारा एरे था जो कि 2 के साइज का था, वो हमने 3 के साइज में इस तरीके से रीएलोकेट फंक्शन का यूज करते हुए कन्वर्ट कर लिया। आंसर देख लीजिए, इसका आउटपुट 10, 20 और 30 देखने को मिल रहा है जब हमने पीटीआर न्यू के आई में, क्योंकि ये 10 और 20 जो वैल्यू थी वो पीटीआर के अंदर थी, फिर भी हमें पीटीआर न्यू के अंदर वो क्या हो जाएगी, कॉपी पेस्ट हो जाती है हमारी वो वैल्यू। आगे बात करते हैं फ्री फंक्शन की। लास्ट फंक्शन है हमारा फ्री फंक्शन। क्या करता है, जो भी हमने मेलोक या कैलोक फंक्शन लगाकर जो भी मेमोरी ब्लॉक हमने एलोकेट करवाया था, उस मेमोरी को फ्री करने का जो काम करता है वो कौन करता है, फ्री फंक्शन करता है। कैसे करेगा, हमने फ्री लिखना है और फ्री के अंदर वो जो पॉइंटर जिसके पास में बेस एड्रेस है उस मेमोरी ब्लॉक का, उसको पास करेंगे और वो उसको क्या कर देगा, नल कर देगा। चेक कर लेते हैं कैसे। हमने मेलोक का यूज करते हुए साइज ऑफ इंट के साथ हमने क्या कर दिया, एक मेमोरी ब्लॉक बनाया, मतलब हमने एक 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करवा दिया। ठीक है, अगर पीटीआर की वैल्यू नल है तो इसका मतलब मेमोरी एलोकेशन नहीं हुई है, और अदरवाइज क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन हो चुकी है। तो हमने क्या किया, पीटीआर के अंदर हमने क्या डाल दिया, 42 डाल दिया, मतलब यहां पर हमारे पास में क्या आ गया, 42 आ गया है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखना कि अगर पीटीआर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है वो उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पीटीआर के साथ में हम पॉइंटर लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास में। तो हमने उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, स्क्रीन पे प्रिंट भी करवा दिया। तो हमें यहाँ पर क्या आउटपुट देखने को मिलेगा, 42 आउटपुट देखने को मिलेगा। जैसे हमने फ्री पीटीआर लिखा तो हमारी जो ये मेमोरी ब्लॉक था ये क्या हो चुका है, डी एलोकेट हो चुका है, मतलब ये नल हो चुका है। अब मेमोरी सक्सेसफुली फ्रीड हमारी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आ जाएगा। और जैसे आप दोबारा से आप यही वाली लाइन दोबारा से लिखते हैं, प्रिंट एफ करवाते हैं पीटीआर को, तो अब देखो क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि ये जो मेमोरी ब्लॉक था ये तो फ्री हो चुका है, नल हो चुका है, खाली हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमें क्या देखने को मिलेगा, गार्बेज वैल्यू देखने को मिलेगी, क्योंकि 42 जो वैल्यू थी वो तो अब रही नहीं है क्योंकि हमने फ्री फंक्शन लगा दिया है। तो इसका आउटपुट चेक कीजिए, सबसे पहले 42 मिलेगा, फिर हमने मेमोरी सक्सेसफुली फ्रीड, और फिर इसके बाद में कोई भी एक गार्बेज वैल्यू हमें देखने को कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। तो ये था चारों फंक्शन के बारे में हमने बात की। मेलोक और कैलोक के बारे में एक बार डिफरेंस और देख लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले क्या था, वन ब्लॉक ऑफ मेमोरी एक फिक्स साइज की सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएट करता है, और यहां पर हमें क्या मिलती है, मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी देखने को मिलती है। मेलोक फंक्शन में आपने देखा था कि वन आर्गुमेंट, मेलोक में आपने देखा था कैसे लिखते हैं, मेलोक लिखा हमने और इसके अंदर हमने सीधा लिख दिया 12। और यहां पर क्या होता था कैलोक के अंदर कैलोक लिखा,
हमें टोटल 5 ब्लॉक्स चाहिए और ईच ब्लॉक का साइज कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो हमें टोटल 2 आर्गुमेंट्स देने पड़ते थे। इसके अंदर जो मेमोरी ब्लॉक्स बनते हैं उसके अंदर क्या वैल्यू इनिशियलाइज होती है, गार्बेज वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करता है। लेकिन यहां पर वैल्यू क्या इनिशियलाइज होती है, 0 वैल्यू इनिशियलाइज होती है। मैलोक फंक्शन क्या है, फास्टर है। कैलोक फंक्शन क्या है, स्लोअर देन मैलोक है। आई होप आपको इन चारों फंक्शन के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।